भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ, हम्म। जिनका माना जाता है कि सर्वोसर्वा है, ऑफ द कैमरा उन लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो पत्रकारों ने पूछा, हम लोगों ने पूछा कि दिल्ली कहाँ में हुई ये बातचीत? संसद भवन में हमारी ऐसे ही चलते फिरते बातचीत हो रही थी। हम्म। तो उन्होंने कहा, देखो भैया, तुम लोग जितना सूत्र चलाना है चला दो, हम सब झुठला देंगे। भारतीय जनता पार्टी में तो दो ही लोग सर्वेसर्वा हैं, या तो अमित शाह या फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। तो किनका जिक्र कर रहे हैं आप? भैया, आपका ये शो है, आप कहिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। मतलब अरविंद केजरीवाल की टीम प्रचार करने पहुंचती है, उसके पीछे सिर्फ मतलब 5 मिनट के अंतराल में भाजपा लोग वाले पहुंच गए और वीडियो बनाने लगे और कह दे, भाई तुम तो झोला लेकर गए हो, ये तुम्हारा झोला है, तुम क्यों बांटने गए सामान, तुम मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हो। आप सोचिए कि वहाँ मुश्किल से बहुत पॉश एरिया है और उसमें 10-20 लोग रहते हैं। मेरी नजर में अगर अरविंद केजरीवाल को ये लगे कि हम दिल्ली छोड़कर कहीं और चले जाएंगे और वहां अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाना चाहेंगे, वो एक बहुत बड़ी गलती होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है? दिल्ली विधानसभा चुनाव के आखिरी टाइम में भारतीय जनता पार्टी ने कैसे खेल किया और कैसे पूर्वांचल के ज्यादातर हिस्सों से जो पार्टी के नेता थे वो दिल्ली आए, रातों रात ऐसी क्या रणनीति बनी कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचलियों का वोट अपनी तरफ खींच लिया। इस सब के बारे में बातचीत करेंगे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कवर करने वाले युवा पत्रकार आशुतोष कुमार पांडे से, माफ करिएगा। और ऑफ कैमरा के दूसरे सेगमेंट पे हमारे साथ होंगी रूपाश्री नंदा। रूपाश्री नंदा मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी कवर करती हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में क्या कुछ चल रहा है ऑफ कैमरा में बताने के लिए आशुतोष कुमार पांडे से बेहतर आज की तारीख में कोई पत्रकार नहीं है। युवा पत्रकार हैं, घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, और रूपाश्री नंदा हमें बेहतर तरीके से समझा सकती हैं कि चुनाव हारने के बाद, दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या है। तो चलिए, ये ऑफ कैमरा इस बार का खास है, शुरू करते हैं। आशुतोष हमसे बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो आए थे, वहीं रूपाश्री से हमने बातचीत की है जूम के माध्यम से। तो पूरा ये एपिसोड देखिए, आखिर तक हमारे साथ बने रहिए, और आखिर में जैसा आप हमेशा करते हैं कमेंट करके जरूर जाइएगा। कैसे हैं आशुतोष जी? बहुत बढ़िया सर। ऑफ कैमरा में पहली बार आना हुआ है आपका? जी बिल्कुल, इस लिहाज से कुछ चीजें बता देता हूं आपको जी। ये एक ऐसा शो है आशुतोष जिसको देखने वाले हमारे दर्शक इसलिए देखते हैं कि खबरों में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट आ जाती है उसके पीछे की क्या कहानी है, और दर्शकों के प्रतिनिधि के तौर पे मेरी ये कोशिश होती है कि टेबल के उस तरफ जो भी हमारे रिपोर्टर साथी बैठे हैं, जो बड़ी मेहनत से किसी भी राजनीतिक पार्टी के दफ्तर में जाके, उनके नेताओं के आसपास जाके खबरें छान के निकालते हैं, उनसे ये चीज, उनको इस पॉइंट पे खींच के लाता रहूं कि हमें वो बातें करनी है जो कैमरे के पीछे हुई हैं। ठीक है, तो ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी, और आपकी जिम्मेदारी ये रहेगी कि ऑफ कैमरा के जो भी हमारे दर्शक देखें उनको ये पता चल सके कि जिस पार्टी को आप कवर कर रहे हैं पिछले 10 साल से, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और कुछ मंत्रालयों को आप कवर कर रहे हैं, तो वहां पे उस महकमे में, उस इलाके में ऑफ कैमरा क्या क्या बातें होती हैं, ये हम लोग चर्चा करेंगे। बिल्कुल। हाँ, आप तैयार हैं इसके लिए? अब बिल्कुल तैयार है। बहुत दिलचस्प शो है, हमारे दर्शक बहुत दिलचस्प है, एक एक चीज पे कमेंट करते हैं वो। ओहो, ये भैया संभालना मुझे जरा। चलिए, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए आशुतोष, जिस बात की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो जिस एक खबर की सबसे ज्यादा चर्चा है वो ये है, जो आरएसएस का एक बड़ा सा मुख्यालय बना है, जिसकी तस्वीरें, वीडियोज आई हो, जिसको देख के लग रहा है कि मतलब अच्छी खासी रकम लगा के एक बहुत ही बढ़िया हाईफाई दफ्तर तैयार हुआ है। आप गए हैं दफ्तर में? मेरा इसके पहले जो जहाँ मैं काम करता था उस दफ्तर के सामने ही मेरी ऑफिस थी, और जब भी मैं भी गुजर के आता था तो जब बनता हुआ दिखता था तो मुझे लगता था ये क्या बन रहा है, और बड़ी जिज्ञासा थी। तो संघ के और या जो उस परिवार से जुड़े लोग हैं उनसे मैंने उसके बारे में ज़रूर जानकारी लेने की कोशिश की कि ये महल भैया कहाँ से खड़ा किए हो। तो जो संघ की परिपाटी को समझते हैं वो, उनको पता है कि ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनवाया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जमीन पर रहने वाली संस्था है, और वो एक एक व्यक्तियों से, जैसे अभी आपने राम मंदिर के समय में देखा होगा किस तरीके से, हाँ, तो उसी तरीके से वो चंदे के फॉर्मेट पे किसी ने 21 रुपये दिया है, किसी ने 51 रुपये दिया है, मैं बहुत कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन उसकी मैक्सिमम राशि भी शायद तय की गई थी।
जो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो एक तरीके से स्वयं सेवकों के द्वारा दिए गए पैसे से उस अच्छे वो भवन पूरी को पूरी इमारत जो है वो चंदे से बनी है। चंदे से बनी है। अंदर से कैसा है जो अंदर से चूंकि जब फाइव मैं स्टार गया होटल था, जैसा? नहीं नहीं ऐसा देखिए, संघ का कोई काम ऐसा 5 स्टार नहीं, लेकिन ये है कि उसको स्टार में मत देखिए। हाँ। जो दिल्ली जैसे माहौल में या दिल्ली जैसी स्थिति में जैसा होना चाहिए वैसा है। उनके सारे आनुषंगिक संगठनों का शायद उसमें कुछ ना कुछ एक दफ्तर रहेगा, और जो एक उनका मान के चलिए कि वो एक उन्होंने अपने आप का एक अच्छा दफ्तर दिल्ली में स्थापित किया है, स्वयं सेवकों के पैसे से स्थापित। तो ये बतौर पत्रकार जब आप मिले आरएसएस के लोगों से, तो आपने उनसे पूछा नहीं कि जो उनकी उनकी पूरी विचारधारा है उसमें स्वदेशी है, इस तरह की बातें, सादगी की बातें हैं, उनका पहनावा ओढ़ावा भी स्वयंसेवकों का बहुत सादा रहता है, लेकिन ये जो दफ्तर बना है बड़ा भव्य बना है। तो क्या तो चाहते इसके हैं आप? पीछे- नहीं, अब हमको बताइए क्या चाहते हैं कि संघ का जो दफ्तर हो वहाँ गाय चलती रहे और बछड़े दौड़ते रहें, या ऐसे कोई घास फूस का बना हो? भैया दिल्ली में बन रहा है दफ्तर तो दिल्ली के हिसाब से होगा, दिल्ली में जगह के हिसाब से होगा। अब आप बताइए, मान लीजिए उतना ऊंचा दफ्तर है, कितना लैंड हमको चाहिए होता या संघ वालों को चाहिए होता? उन्होंने थोड़ा ऊंचा बना लिया। अब ऊंचा बना लिया तो उस पर जाने के लिए लिफ्ट की भी जरूरत पड़ेगी, है ना? अब ऐसा तो है नहीं कि गंगा जी के किनारे बना हुआ है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, शिमला के इर्द गिर्द है, तो जाहिर सी बात है उसमें एसी फेसी लगाएंगे, बिजली पंखे का इंतजाम करेंगे। लेकिन ये मान के चलिए कि ऐसा कोई लग्जरी लेवियस या कोई 5 स्टार होटल जैसा कोई, आप देखिए संघ का कोई कार्यालय देखिए, कुछ ऐसा नहीं होता। चलिए, संघ से ही जोड़ करके अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। दिल्ली में चुनाव हुए, रिजल्ट आए, 1 हफ्ता बीतने वाला है, 27 सालों बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो रही है दिल्ली में जी। तो क्या संघ से विचार विमर्श चल रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा? इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या हो रहा है अंदर खाने, थोड़ा बताइए भाई साहब। पत्ते खोलिए दिल्ली अब चुनाव के। आप जरा ऐसे, मैं तो बताऊंगा ही। अब आप देखिए नड्डा जी ने क्या कहा था लोकसभा चुनाव पहले, क्या कहा था? अब आप देखिए ना क्या कहा था उन्होंने कि भैया ऐसा है, हम पूरे तरीके से सक्षम हैं, हम अपने फैसले खुद लेते हैं। और ये तो उसके बाद लोकसभा चुनाव में उनकी सीटें घट गई, लोगों ने कहा कि आरएसएस नाराज हो गया था। वो ये है कि हकीकत की नहीं? अब जाहिर सी बात है इतनी सारी चीज़ें निकल के आई थी, लेकिन मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना मैकेनिज्म है। हाँ, राय विमर्श तो चलता ही है अंदर खाने, और चलना भी चाहिए, मात्र संगठन है वो। चल रहा है कि नहीं, मैं तो वही पूछ रहा हूँ। नहीं, क्या हो क्या रहा है दिल्ली में मुख्यमंत्री को लेकर के? भारतीय जनता पार्टी में, आरएसएस में क्या चल रहा है? क्या है ऑफ कैमरा आपके पास खबर? अब देखिए, जाहिर सी बात है प्रवेश वर्मा ने एक बहुत बड़ी शिकस्त दी है एक ऐसे व्यक्ति को जो आरएसएस को और भारतीय जनता पार्टी को कोसता रहा, न सिर्फ कोसता रहा, संघ प्रमुख को पत्र भी लिख डाला कि आप इस पे स्टैंड करिए। तो कहीं ना कहीं आप अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं? हाँ, तकलीफ तो थी, तो वो तो हो गए, साइड लाइन लगा दिया। तो प्रवेश वर्मा एक प्रबल दावेदार के तौर पे देखे जा रहे हैं, लेकिन जो भाजपा की स्ट्रेटेजी रणनीति कहती है उसमें ये है कि वो लोग इस निर्णय को किसी टेलीविजन चैनल, किसी सूत्र के हिसाब से नहीं कहते। मैं आपको एक बात बताता हूँ। बताइए। भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ, जिनका माना जाता है कि सर्वोसर्वा हैं, ऑफ द कैमरा उन लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो पत्रकारों ने पूछा, हम लोगों ने पूछा कि दिल्ली कहाँ हुई ये बातचीत? संसद भवन में हमारी ऐसे ही चलते फिरते बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने कहा देखो भैया, तुम लोग जितना सूत्र चलाना है चला दो, हम सब झुठला देंगे। अच्छा, ये है ना, तुम्हारे सूत्रों से भारतीय जनता पार्टी नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री तय करने का अपना एक मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म तय करेगी, वो बैठेंगे, तुम्हें जो सूत्र चलाना है चलाओ, सब झुठला देंगे। तो हम लोग थोड़ा मुस्कुराए चले आए। तो अब आप सोचिए, अब मैं कहूँ कि भाई प्रवेश वर्मा प्रबल दावेदार हैं, है ना, मनोज तिवारी भी गंगा स्नान करके आए हैं, बांसुरी जी का भी नाम ले लिया गया, विजेंद्र गुप्ता जी का भी नाम ले लिया गया, कई सारे नाम लिए जा रहे हैं, बहुत सारे नाम लिए जा रहे हैं। हैं। लेकिन अगर भाजपा का इतिहास, मतलब हाल फिलहाल के चुनाव का देखेंगे, तो कुछ ऐसा नाम निकल के आया जिससे सब हुए ना। कई चुनाव राजस्थान में आपने देखा, बिल्कुल। वसुंधरा जी का वो बड़ा मीम बना, वो फेस एक्सप्रेशन, मुझे तो मतलब लग रहा था कि उन्हें भी नहीं पता था, है ना। उड़ीसा में आपने देख ही लिया, है ना। जो स्थिति हरियाणा में बनी और जिस तरीके से वर्तमान सीएम को लाया गया, वो आपने देख लिया पहली बार जब उनको लाया। हाँ, पहली बार जब उनको लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने कहा, देखिए कितनी दिलचस्प बात ये बोल गए और मेन जानकारी छुपा ले गए। मैं वहां लेके चलता हूँ इनको। आपने कहा कि संसद भवन में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता मिले, आपने कहा सर्वे सर्वा है। तो भारतीय जनता पार्टी में तो दो ही लोग सर्वे सर्वा हैं, या तो अमित शाह या फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। तो किनका जिक्र कर रहे हैं आप? भैया आपका ये शो है, आप कहिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा।
मैं सूत्र बता दिया आपको कि एक बड़े नेता थे, उन्होंने ऐसा कहा, आप नाम जिसको लेना है लीजिए, मैं नहीं जानता। तो आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात पे तो 100% तय कर चुकी है कि जिनके नाम टेलीविजन पे चल रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, उनको नहीं बनना है। देखिए वो तो इनका जो प्रीवियस पिछला इतिहास है, पिछले राज्यों का जो वो है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी जब पार्टी का एक वरिष्ठ नेता ये कह रहा है कि तुम्हें जो सूत्र चलाना है चला लो, तुम्हारे हिसाब से कोई फैसला हम लेने वाले नहीं हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए, चूंकि समय भी ले रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात पीएम यहाँ है नहीं, है ना, तो उस पे वो चर्चा तो देखो कर रहे हैं। अच्छा, फुल बहुमत, पूर्ण बहुमत में है। हाँ। तो उनको ये भी नहीं है कि इस नेता को हमने नहीं बनाया तो वो पार्टी तोड़ के भाग, भाजपा में तो ये परंपरा भी नहीं है और किसी की हिम्मत भी नहीं है। बहुत सीधी बात है, हिम्मत नहीं है, ये हिम्मत एक सीधी सी बात है ना। आप बताइए कौन हिम्मत दिखा पाया है भाजपा में? कोई ऐसा हिम्मत दिखा पाया है कि, चूंकि उनके संस्कार वैसे हैं नहीं। कुछ लोगों ने कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाए। सफल कैसे उमा होंगे? भारती और बाकी लोग हैं, वो सफल कैसे होंगे? संस्कार की बात है ना, एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है। जब आप भाजपा, अब जाहिर सी बात है, आप कहेंगे कि भाई बिना आइडियोलॉजी वाले भी आ गए, लेकिन जो बिना आइडियोलॉजी वाले आए हैं वो देखिए भाजपा में कम से कम कदम से कदम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अभी अभी मैं आपको एक किस्सा मैं सुना देता हूँ। बिल्कुल। गुजरात का इलेक्शन हुआ, 2017 का इलेक्शन, और मैं भी इलेक्शन कवर करने गया था। उस इलेक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, जब रिजल्ट आया तो वो इतने श्योर हो गए थे मुख्यमंत्री बनने को लेकर के कि वो मंदिर भी चले गए थे और तमाम चीजें हो रही थी, उनका पूजा वूजा टीवी पे दिखाया जाने लगा, जैसे कि वो मुख्यमंत्री बन गए। नाम की घोषणा कुछ और हो गई शाम होते होते। मुझे एक दिन पहले का गुजरात के एक जर्नलिस्ट किसी टीवी चैनल पर बैठे थे, उन्होंने ये बात कही थी जैसे आप अभी कह रहे हैं। उन्होंने कही थी कि मैं नरेंद्र मोदी को बहुत पहले से जानता हूं और उनको हमेशा इस बात में बहुत मजा आता है कि मीडिया में जो चल रहा है उसको गलत साबित करना है, तो ये जिनका नाम चल रहा है वो तो नहीं बनेंगे। और वही हुआ अगले दिन जब वो नाम आए। तो अभी जो आप दिल्ली को लेकर कह रहे हैं, मैं इस बात को मानता हूं, जिस बड़े नेता ने भी आपसे कहा कि टीवी को गलत साबित करना है और जनता हमारी समझ जाएगी, वो कमेंट में देखिएगा, लोग नाम लिख देंगे। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, भाई साहब कह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, दिल्ली चुनाव जो हुआ, दिल्ली विधानसभा का चुनाव जो हुआ आशुतोष जी, उसमें ऐसा लगा कई बार कि नरेशन बनाने में, मुद्दे खड़ा करने में आम आदमी पार्टी टॉप पे जा रही है, भारतीय जनता पार्टी उसको कवर अप कर रही है। कई बार ऐसा लगा, चाहे वो रमेश बिदूरी का कुछ बोल देना हो और तमाम चीजें हों, लेकिन जब रिजल्ट आया तो ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ खेल किया जमीन पे। क्या रणनीति रही, कैसे, मतलब किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा दिल्ली का, अगर आप थोड़ा सा उसको बता पाए। देखिए, आप उसको बेहतर ऑब्जर्व किए होंगे, मैं तो रिपोर्टर के नाते जो मोटी मोटी चीज़ें हो आपको बताऊंगा। मुझे शुरू में मैं भी यही लगा कि अरविंद केजरीवाल एजेंडा सेट कर रहे हैं और भाजपा इनके पीछे पीछे जा रही है जी। ये लास्ट समय तक हुआ भी, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन बाद में जो ये यमुना जी पे इन्होंने बयान दिया अरविंद केजरीवाल ने, उसको भाजपा ने बहुत एग्रेसिव वे में लिया। हरियाणा सरकार ने जिस तरीके से रिएक्ट किया, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से रिएक्ट किया, हरियाणा, आप देखिए दिल्ली सरकार को ये एक मोटा अमाउंट यमुना सफाई के लिए दे चुके थे, ये उसको खर्च तक नहीं कर पाए। तो यमुना कहीं ना कहीं सबको टच करती है ना। प्रधानमंत्री मोदी का अगर शायद द्वारका में जो उन्होंने भाषण दिया उसको आप गौर से सुनेंगे तो उन्होंने कहा कि भाई जितनी भी संस्कृति है वो नदियों के किनारे पनपी है, लेकिन यमुना नदी को बदहाल कर दिया केजरीवाल ने। और उन्होंने एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण कही कि अगर हमारी डबल इंजन की सरकार दिल्ली में आती है तो मैं खुद समय दूंगा नदी की साफ सफाई और दिल्ली के बेहतरी के लिए। बहुत बड़ी बात है मुझे लगता है। लेकिन गंगा की सफाई तो नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी, गंगा की सफाई के भी नारे लगे थे। देखिए ऐसा नहीं है, कह सकते कि कर ही नहीं पाई, है ना, पूरी तरीके से ये सही नहीं है। जरूर उन्होंने कोशिश किया है, उनके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कई जगह पे हैं, कई आईआईटीज़ ने अच्छे मॉडल, आईआईटी कानपुर ने बड़ा अच्छा मॉडल इसका डेवलप किया, जिसका कहीं ना कहीं कुछ असर तो पड़ा है। मैं तो ये मानता हूँ कि पूरी तरीके से साफ नहीं है। जिस प्रधानमंत्री जिस नदी का जिक्र उन्होंने किया, साबरमती नदी का उन्होंने जिक्र किया, फ्रंट जो साबरमती में बना, जो उन्होंने बनाया, और वो उसके पहले के रिपोर्ट में देख रहा था, वाकई साबरमती नदी की बहुत बुरी हाल थी। अभी भी मैं कुछ रिपोर्ट देखा हूँ, बहुत अच्छी स्थिति, ऐसा कहें कि हो गई है तो शायद रिपोर्ट के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी किनारों पर पेड़ पौधे लग गए हैं,
टूरिज्म का एक वो हो गया है, एक वाटर सिस्टम बन ट्रीटमेंट, गया। हाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लान गए हैं, केंद्र से भी उनको पैसे गए हैं कि भाई आप इसको साफ सुथरा रखिए। तो कम से कम जो मेट्रो से देखते हैं आप यमुना को, या जो हम लोग छठ मैया के पूजन में जो यमुना को देखते हैं वैसा तो ना हो। आप उसको जो है ना जो है पूरी 100% क्लीन कर पाइए, लेकिन कम से कम नहाने लायक या आचमन करने लायक भी अगर कर ले जाएं। और मेरा कहना है कि प्रधानमंत्री और भाजपा सबसे पहले इसी पे जोर देगी। ये उन्होंने बड़ा मुद्दा बनाया, आप ये कह रहे हैं? ये हाँ, ये बड़ा मुद्दा चुनाव के दौरान उन्होंने बड़ा मुद्दा बनाया, और मुझे लगता है कि पहली कैबिनेट में, मैंने खबर भी किया है, पहली कैबिनेट में इसको लेकर कोई बड़ी घोषणा होगी भी। अच्छा, ये प्राथमिकता भी पे। आपको लग रहा हाँ, है? ये बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि कुछ विधायक और कुछ पार्टी के बड़े चेहरे जो विधायक भी बने हैं, जीते हैं, वो गए थे जेपी नड्डा साहब से मिलने के लिए। 10-12 लोग गए थे। गुलदस्ता उलदस्ता देने गए थे या कुछ बातचीत हुई? देखिए, क्या खबर ऐसा है है, उसको लेकर? ऐसा है कि जाहिर सी बात है प्रदेश अध्यक्ष का मिलना स्वाभाविक है, तो वो भी गुलदस्ता लेकर, क्योंकि नाम उनका भी चल रहा था कि भाई नहीं हो तो मुकुट इन्हीं के सजवा दो, है ना, सचदेवा जी को। हाँ। तो वो भी थे, प्लस अपनी जो ग्रेटर कैलाश से जीती हुई राय साहब हैं वो भी महिला में गई थी, क्योंकि आतिशी के बाद कुछ ऐसा चल रहा था कि कोई महिला चेहरा लाएं, तो सवाल है महिला चेहरा लाएं किसको। तो महिला विधायक भी थी, और भी कुछ लोग, विजेंद्र गुप्ता जी और कई लोग, हाँ। 8-10 लोग गए थे। पर अब उसमें ये था कि कुछ लोग कैबिनेट चाह रहे हैं कि भाई ना सीएम बने तो कैबिनेट ही मिल जाए, कुछ लोग। तो अब ये प्रक्रिया चल रही है, सारे नेता, क्योंकि भाजपा का सिस्टम उन्हें भी पता है। अच्छा, समय इतना मिल गया है कि करें क्या, जीत के बैठे हुए हैं, नवनिर्वाचित हो गए हैं, समझ में उनको आ ही नहीं रहा है कि भैया सीएम कौन बनने वाला है। तो अच्छा, वो भी ये जानते हैं कि किसको उठा के कौन सी जिम्मेदारी मिल जाए। इस नाते सभी एक्टिव हैं, सभी गणेश परिक्रमा शुरू कर दिए हैं। जिन नेताओं से जिसकी अच्छी पैठ है उनके यहाँ जाके प्रणाम कर रहे हैं। संघ के लोगों से भी मैंने सुना था कि कुछ लोग संपर्क कर रहे हैं, भाई साहब काम देखिए, है ना। अच्छा। कुछ जो सांसद हैं वो भी सोच रहे हैं कि इसके पहले तो बहुत काम कहले वानी, काहे नहीं हम। तो ऐसे लोग भी हैं, पूर्वांचल फैक्टर भी, पूर्वांचल के नेताओं, मोदी जी ने बोल दिया है तो उससे पूर्वांचल के लोग- वो भी थोड़ा उत्साहित हैं। हाँ। अच्छा, एक चीज़ इसमें गौर करने वाली है, आप ये देखिए हाँ। कि मेरे हिसाब से तीनों दलों में अगर देखा जाए तो पूर्वांचल को कम सीटें देने वाली पार्टी भाजपा थी, लेकिन दे दिया। अब उसके बाद घोषित करने के बाद कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके बाद के प्रबंधन को देखिए, कांग्रेस ने ज़्यादा लोगों को दिया, शायद डबल डिजिट, 10 या 8-9 या 10 ज़्यादा दिया, इन दोनों को दिया। हाँ। इनका शायद कम, बहुत कम था, 4 था शायद। तो इनको लगा कि यार पूर्वांचल वोटर तो हमारा खिसक सकता है। आप सोचिए, आनन फानन में इन्होंने पूर्वांचल मतलब अपना उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, पूरा बिहार, इनके नेताओं को, मतलब जो जिले से तहसील लेवल के नेता थे सबको, जिला अध्यक्ष तो आएंगे, सारे नेताओं को दिल्ली बुलाया। अच्छा। हमारे बस्ती के सांसद थे हरीश द्विवेदी जी, उनके नेतृत्व में पूरा एक सिस्टम डेवलप किया गया कि इन सारे नेताओं को उठा के दिल्ली के 70 विधानसभाओं में भेजो और उसका डेली टू डेली रिपोर्ट तैयार करो कि ये नेता आके कहाँ गए, किससे मिले। अब जैसे मान ले मोतिहारी का दिल्ली में रह रहे हैं, किसी नई दिल्ली विधानसभा में, तो कौन है, कितने लोग हैं, इससे माइक्रो लेवल पर इन्होंने पूर्वांचल के लोगों को मैनेज किया। मतलब कम प्रतिनिधित्व तो देकर भी पूर्वांचलियों का समर्थन हासिल कर लिया। ये कोई छोटी लड़ाई नहीं थी। और इसमें जो है संगठन मंत्री BL संतोष जी से लेकर हरीश द्विवेदी और जो आपके बिहार की लीडरशिप है, वो सबको बिल्कुल कमाल का प्रबंधन देखने को मिला। तो अब आप सोचिए कि ये करामात इन्होंने दिल्ली में करके और उसी का दिखा रिजल्ट में, मतलब इतने सालों बाद भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में अपने दम पे लौट करके आना सत्ता में, ये बड़ी बात है। देखिए, आपका तो ज़्यादा अनुभव है, आप बहुत सारे चुनाव आप कवर किए हैं, उतना तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा ने दिल्ली चुनाव को जिस ऊर्जा एनर्जी के साथ लड़ा है, शायद आसपास में जिन राज्यों में चुनाव हुआ है फिलहाल 1-2 साल में लोकसभा के बाद, वो उतनी एनर्जी मुझे कहीं नजर नहीं है। इवन मुझे लोकसभा में किस आधार पे कह रहे हैं, मतलब कुछ उदाहरण से समझाइए, कवि क्या कहना चाह रहा है तो हमारे दर्शकों को बेहतर समझ में आएगा। मतलब 1-2 उदाहरण जो आपको लगता है जिससे ये एस्टैब्लिश हो जो आप कह रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं नई दिल्ली विधानसभा में ऐसे ही हम लोगों का बातचीत जानने के लिए अपना निकला हुआ था, तो मैं देखता हूं कि अरविंद केजरीवाल के कुछ लोग एक बस्ती में घुसते हैं और अपना प्रचार करते हैं, झोला वोला भी उनके साथ में था। अच्छा। तो ना गए होंगे, अब शायद कुछ सॉल वॉल उसमें रहे हो, मैंने वो बांटते नहीं देखा। लेकिन जब मैं वहाँ प्रवेश किया, उसके थोड़ी ही देर में वहाँ भाजपा के कार्यकर्ता आ गए
और केजरीवाल मुर्दाबाद जिंदाबाद, तुम ये बांट रहे हो, हमने वीडियो बना लिया है, तुम यहाँ मतदाताओं को ये कर रहे हो। मतलब ऐसी स्थिति आ गई कि दोनों कार्यकर्ता भिड़ गए आमने सामने आमने सामने, और ये 5 मिनट के अंदर हुआ। मतलब अरविंद केजरीवाल की टीम प्रचार करने पहुंचती है, उसके पीछे सिर्फ मतलब 5 मिनट के अंतराल में भाजपा लोग वाले पहुंच गए और वीडियो बनाने लगे और कहते भाई तुम तो झोला लेकर गए हो, ये तुम्हारा झोला है, तुम क्यों बांटने गए सामान, तुम मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हो। आप सोचिए कि वहाँ मुश्किल से बहुत पॉश एरिया है और उसमें 10-20 लोग रहते हैं। ये बिल्कुल लुटियन की बात बता रहा हूँ। चाणक्यपुरी की बात नहीं, कर रहे हैं? चाणक्यपुरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। संसद भवन से आप निकलेंगे, मुरली मनोहर जोशी जी का जो घर है, जी जी प्रेस क्लब से थोड़ा सा आगे जाएंगे, हाँ, हाँ। उनके घर के बगल में छोटी सी गली है। अच्छा। उसी गली में कुछ लोग रहते थे, वहीं की घटना है। ओ। मतलब 200 मीटर भी नहीं है पार्लियामेंट से। पहुंच गए, तब तक फिर संजय सिंह को उन लोगों ने बुला लिया, क्योंकि उनको लगा कि हम लोग तो पीटे जाएंगे या जो भी होगा। पुलिस प्रशासन जब तक आई, ये दोनों भिड़े थे, तब तक उधर हमारे दीक्षित जी के लोग आ गए, कांग्रेस वाले। तो ये कह रहे हैं केजरीवाल जिंदाबाद, वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, और वो इधर से गुजर के कह रहे हैं चोर चोर मौसेरे भाई चोर चोर। नहीं, ये तो इस बार के दिल्ली चुनाव में खूब हुआ है, वीडियो बनाना, एक दूसरे को पकड़ना, मतलब आखिर आगे तक सब लगे रहे एक दूसरे से लेकर के। तो मुझे एक चीज और पूछना है आपसे, रमेश बिधूरी, उनका संसद में दिया गया एक बयान जो एक्सपंज करना पड़ा संसद से, जो उन्होंने अपने एक सांसद साथी को लेकर के दिया था। उसके बाद उनको लोकसभा का टिकट नहीं मिला, विधानसभा का टिकट उनको मिला, वो चुनाव लड़े, वो हार गए। रमेश बिधूरी के बारे में पार्टी का टॉप लीडरशिप क्या सोचता है, या जो ऊपर है लोग, वो रमेश बिधूरी के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से बतौर पत्रकार मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब होती है। देखिए, ऐसी कुछ चीज़ ऐसा है है, कभी भी भाजपा में वाणी की सुचिता तो आप जानते हैं। जब कंगना रनौत ज़्यादा बोलने लगी, तो मुझे याद है मैं पार्टी ऑफिस में था और कंगना जी को बुलाया गया, और उस समय शायद सेकंड फ्लोर पे पार्टी के एक वरिष्ठ महासचिव के पास वो पीछे से गई। तो जब वो बाहर निकली तो ये बताया गया, तो औपचारिक भेंट बातचीत थी, लेकिन हकीकत यह था कि उनको कहा गया कि आप जो है पार्टी लाइन में रहिए और मर्यादित, आपको जितना बोलना है उतना बोलिए। तो भाषा संतुलन को लेकर तो भाजपा में बहुत जोर है। इसका उदाहरण साध्वी प्रज्ञा का आपको पता ही है। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से पार्लियामेंट में कहा, हाँ। तो प्रधानमंत्री, जो आप टॉप लीडरशिप की बात कर रहे हैं, वो बहुत ही आप राजनाथ जी के भाषण को निकाल लीजिए, है ना, या फिर प्रधानमंत्री या अमित शाह, तो ये पूरा टॉप लीडरशिप है, वो भाषा की मर्यादा पर बहुत ध्यान देता है। जाहिर सी बात है, बिदुड़ी जी को उसके बाद टिकट दिया, जो भी किया उनको समझाया गया होगा। देखिए, उनको निकाल के तो ऐसे फेंक नहीं सकते कि ख़त्म कर दें कि जाओ अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि उनको अवसर दिया और उनको और सुधार करने की आवश्यकता, और पार्टी इस पर काम करेगी। पार्टी में शुचिता बनाने के लिए प्रॉपर उनके पास व्यवस्था है। अभी आपने देखा होगा, राजस्थान में भी चल रहा है, हरियाणा में भी चल रहा है कि आपको पार्टी लाइन में रहना है। अनिल विज की बात भी बात कर रहा हूँ, और राजस्थान में भी कुछ नेता बड़बोलापन कर रहे थे। तो उस पर पूरा इनका सेंट्रलाइज मैकेनिज्म है। वो बक्सना, वो सीधे प्रदेश अध्यक्ष को बोलते हैं कि भाई नेता चाहे जो, आपको पार्टी लाइन में रहना है। अच्छा आशुतोष, आखिर में एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, इस तरह का जो जैसा हमारा शो है, इसमें जो कुछ आप बोलते हैं ना, उसकी फिर रीलें भी कटती हैं खूब सारी। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि आप 10 साल से भारतीय जनता पार्टी कवर कर रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि टॉप लीडरशिप ने आपसे कहा कि जितने नाम चलाओगे हम गलत साबित कर देंगे, तमाम चीज़ें, लेकिन आपके हिसाब से, आप अपने रिपोर्टर वाली जो आँख होती है अगर उसको लगाएं, तो 2-3 नाम ऐसे जो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिनको दिल्ली में मुख्यमंत्री का सेहरा उनके माथे बांध सकती है, कोई लगता है कोई चेहरा? क्योंकि आप ये कह चुके कि जिनके नाम चल रहे हैं वो नहीं बनेंगे, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, अगर मेरी बात करेंगे तो मैं मानता हूँ कि प्रवेश, तो उनका नाम तो चल ही रहा ऑलरेडी, चल रहा है। मैं मानता हूँ कि भले, अब ऐसे एक बात बताइए, महाराष्ट्र में भी तो नाम चला था ना, ये एक एक्सेप्शनल हुआ भाई, जो चल रहा था वही हुआ अंत तक। उन्होंने प्रदेश का तो बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो चुनाव लड़े हैं, भाई मुख्यमंत्री को हराया है, तो एक नाम तो ये बहुत ऑब्वियस है। आशुतोष, और कोई नाम? अब एक में जैसे इनके यहाँ बीच में चला था कि कोई महिला, दलित भी चला था, दलित भी हो और महिला भी हो, तो वैसा समीकरण कोई खोजा जाए, या ऐसी स्थिति क्या हो सकती है, या सिर्फ महिला कर दें तब भी आधी आबादी को बड़ा संदेश जाएगा कि आपने महिला मुख्यमंत्री एक तरीके से दिया है। क्योंकि अगर आप अभी देखें तो
किसी स्टेट में मतलब मेन लीड में महिला जैसे वसुंधरा जी थी, तो अभी वो हो गई। अब मतलब ऐसा इनको चाहिए, ऐसा प्रोजेक्ट करने की कोशिश है कि किसी महिला को, अब वो कौन हो सकता है मैं उस पर कुछ नहीं कह बांसुरी सकता। स्वराज। नहीं, बांसुरी स्वराज देखिए क्यों कराएंगे अपना। अब एक बात बताइए, आप उनको ले आते हैं तो दो दो चुनाव उनको फिर कराना पड़ेगा, है ना। इधर लोकसभा। लोकसभा का भी कराएं फिर एक उसको, तो मुझे नहीं लगता कि कोई जो सिटिंग एमपी है उसको डिस्टर्ब करके कुछ करने वाले हैं। जो भी है, जो जीते हैं उसी में से करेंगे। स्मृति ईरानी का भी नाम चल रहा था, आप अगर गौर करेंगे तो दिल्ली लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा के ही ओर से मुझे लगता है कुछ ऐसा एक एजेंडा के लिए भेजा गया, नाम शगुफा छोड़ा गया कि स्मृति ईरानी को एक्टिव किया जाएगा। तो मैंने अपने क्षेत्रीय नेता दिल्ली उन्होंने कहा भाई क्या है, तो उन्होंने कहा भाई हम क्यों क्यों सपोर्ट करेंगे, क्यों ऐसा होगा, है ना। इसके पहले भी आपने वो आईपीएस आई हुई थी, किरण बेदी जी को लाए थे, और किस किस उसमें आई, और कैसे उसको दिल्ली के इन्हीं के नेताओं ने उनको एक तरीके नहीं पसंद किया ना, सही मिलने कह का रहे समय नहीं मांगा, तमाम लोग नाराज। तो टीवी में भी आया था, उसमें तो हाँ। सार्वजनिक बयान था उनका, आप चलिए इधर चलिए बाद में मिलेंगे, ये है। तो इस नाते मुझे तो नहीं दो लगता। तीन बातें तय हैं जो अर्षा आप बता रहे हैं, और हम्म, इसी के साथ हम लोग ये शो अपना खत्म करेंगे। एक कि कोई बाहर का नहीं बाहर होगा, का नहीं, ये तो मेरे को ऐसा ही लग रहा सांसद नहीं है, होगा, सांसद नहीं होगा, होगा तो विधायकों में से होगा। विधायकों में से होगा। और जैसा आपको टॉप लीडरशिप के एक नेता ने कहा कि भाई जो नाम टीवी पे चल रहे हैं उसको गलत साबित किया जा सकता है, इसके चांस हैं। हाँ, चांस है, लेकिन उसमें इसमें प्रवेश वर्मा सबसे टॉप पे हैं, सबसे उनका हो टॉप पे सकता हैं। और मेरा अंदर से, मैं तो कुछ होता नहीं हूँ अरे नहीं नहीं, अरे आप खबर कर लेकिन रहे ये हैं, है कि मुझे पत्रकार लगता है सब कि कुछ है भाई प्रवेश हमारे शो में। हमारे शो में रिपोर्टर सब कुछ है। आप बताइए। मुझे लगता है कि प्रवेश जी को, क्योंकि उससे है क्या कि देखिए एक तरीके से जाट कहीं ना कहीं भाजपा से थोड़ा सा ऐसे महसूस करता है, जैसे आप हरियाणा ले लीजिए, लग रहा था कि कोई अनिल विज को कोई बड़ी जिम्मेदारी देंगे, वो अपना मुंह फुलाए पड़े हैं, है ना। राजस्थान में जाटों की अपनी अच्छी खासी आबादी है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी। तो अगर इनको जाट सेंटीमेंट को थोड़ा देखना है, दिल्ली एनसीआर के जो प्रभावित करती हैं, अब हरियाणा दिल्ली चुनाव को प्रभावित करेगी, दिल्ली हरियाणा चुनाव को करती है। इनके बॉर्डर देखिए, कम से कम 20-22 सीटें तो मुझे लगता है जो सीधे जुड़ी और हुई हैं। प्रवेश वर्मा साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री रह रहे, चुके हैं, और उससे बड़ी बात दिल्ली देहात के बड़े नेता थे। हाँ, सही और बात। इस बार के चुनाव में दिल्ली देहात ने भारतीय जनता पार्टी का बम्पर समर्थन किया। हाँ, ज्यादा मतलब लगभग सीटें दिल्ली देहात की भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। तो उस लिहाज से भी प्रवेश वर्मा का पलड़ा भारी लग रहा है। भारी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ऑफ कैमरा में बातचीत करने के लिए। और अब मैं ये दर्शकों पे छोड़ता हाँ हूँ, भाई, दर्शक आपको भी आकेंगे, हमको भी आकेंगे, क्योंकि वो किसी को नहीं बकसते। हाँ, बिल्कुल नहीं। और आशुतोष जी से मैंने ये वायदा ले लिया है कि अब जब भी ऑफ कैमरा में भारतीय जनता पार्टी पे बात करनी होगी, आरएसएस पे बात करनी होगी, तो आशुतोष समय निकालेंगे, बिल्कुल ऑफ समय कैमरा के निकालेंगे। दर्शकों के लिए। और आप लोग भी मेरे बारे में कुछ बताएं, मुझे क्या सुधार करना है अपने बोलने में, कंटेंट में, फैक्ट्स में, आप जरूर हमें बताइए, मैं उसको सुधार करूंगा, स्वीकार करूंगा। वो बताएंगे ही, वो बात नहीं आते, हमारे दर्शक इसमें बहुत तेज है। भैया चलिए। हमें रहम करना, सर तो टोपी लगाए हैं मेरे। नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, अरे ठहरिए, अभी ऑफ कैमरा खत्म नहीं हुआ है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, आज 2 सेगमेंट में बातचीत हुई है। पहला सेगमेंट यहाँ खत्म हुआ है। दूसरा सेगमेंट जिसमें हम आम आदमी पार्टी के बारे में बातचीत करने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल के बारे में बातचीत करने वाले हैं, माफ करिएगा, वो यहाँ से शुरू हो रहा है। तो देख के जाइए। आज का प्रोग्राम थोड़ा लंबा है, थोड़ा अलग है, कुछ प्रयोग हम कर रहे हैं, आपके कमेंट की ज़रूरत है। अगर आपने इसे सराहा तो हम कोशिश करेंगे कि ऑफ कैमरा को और विस्तार दें आने वाले दिनों में। नमस्कार रूपा जी, आपका नमस्ते। के ऑफ कैमरा शो में स्वागत है। आप पहली बार हमारे दर्शकों से मिल रही हैं शो में। तो एक तो पहला सवाल यही बनता है कि इन 13 सालों में अरविंद केजरीवाल, पहले आपने उनको देखा एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे। मुझे भी याद है कि दिल्ली में 2010, 2008 और 9 के बीच में उनका एक संगठन हुआ करता था, उसकी मीटिंग हुआ करती थी, आरटीआई को लेकर के पर्चे छपा करते थे। हम लोगों तो पर्चे लेकर के घूमते थे, मैं भी उसमें से एक था, जबकि मैं कभी अरविंद केजरीवाल से मिला नहीं था। हमें बड़ा उत्साहित करती थी वो चीजें कि हम सरकार से सवाल पूछ सकते हैं और तमाम चीजें आरटीआई को लेकर के। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे, फिर एक आंदोलनकारी, उसके बाद एक राजनेता, एक पार्टी के मुखिया, इन सालों में अरविंद केजरीवाल की जर्नी को कैसे देखती हैं आप? मतलब क्या बदलाव देखती हैं अरविंद केजरीवाल में? मैं एक बात बहुत पक्की तरह से बोल सकती हूँ कि अरविंद केजरीवाल मैंने एज ए पॉलिटिशियन और एज ए ह्यूमन बीइंग और एज एन एक्टिविस्ट, वो एक फिनोमिनल एबिलिटी है उनमें।
एंड वो खट से जो इशू है उसका नर्व पकड़ करके उसको आगे लेकर जाना, उनमें बहुत उसकी पहचान वो बहुत अच्छी तरह कर पाते हैं और बहुत ज्यादा विल पावर है उसको फ्रुक्टिफाई करने में। ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि जो भी डिसीजन उन्होंने लिया सही लिया, उन्होंने भी अपनी करियर में और अपनी जर्नी में बहुत बड़ी बड़ी गलती करी है और जिसकी वजह से उनको बहुत बड़ा नुकसान भी भरना पड़ा है। तो मैं इन हिज ओन जर्नी फ्रॉम एन एक्टिविस्ट टू अ पॉलिटिशियन एंड देन ट्राइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट फेसेस इन इंडियन पॉलिटिक्स, मैं जो एक बहुत बड़ा बदलाव मैंने देखा वो है कि हिज विलिंगनेस टू शिफ्ट हिज पोजीशन। लाइक अगर आज उन्होंने कहा कि अगर आज हम इस जगह में खड़े हैं, लाइक सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स, कल उनको अगर ये लगे कि ये पोजीशन हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे लिए नुकसान कर सकता है, वो चाहे सही हो या गलत हो, तो वो नहीं सोचेंगे, ही विल मूव टू द राइट। और वो टू प्रोटेक्ट हिज परसेप्शन ऑफ अ परसीव्ड लॉस ऑफ वोट्स ऑफ द हिंदू कंस्टिट्यूएंसी ऑफ वोटर्स, वो अगर उनको मुसलमानों को नाराज करना पड़े या माइनॉरिटीज को नाराज करना पड़े, वो रिस्क ले रहे हैं। तो फॉर मी दैट वाज अ वेरी बिग शिफ्ट इन हिज पोजीशन। The second most important shift that I felt was उन्होंने जो अपना रहन सहन में जो परिवर्तन वो लेकर आए और उनमें पहले जैसे ये कोई नहीं कह रहा कि आप चीफ मिनिस्टर अगर हो तो आप गाड़ी नहीं ले सकते, लेकिन गाड़ियों के साथ जो तामझाम होता है उनको जरूर अवॉइड कर सकते थे वो। सिमिलरली ये कोई नहीं कहेगा कि आपने कहा था घर नहीं लेंगे और आपने घर ले लिया, या अगर आपको उसको रेनोवेट करना पड़ेगा तो आप जरूर रेनोवेट करिए, वो एक इशू नहीं है। लेकिन वो अगर ऐसा करके आएगा कि बहुत लैविश हुआ, बहुत एक्स्ट्रावैगेंट हुआ, तो वो जरूर एक खटका लगता है। तो आज तक हमें समझ में नहीं आया कि जो अरविंद केजरीवाल झुग्गी झोपड़ियों में एक छोटा सा बेसमेंट के कमरे में महीनों तक रह करके ग्रास रूट्स में इतना काम किया, जहां पे लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, पुअर वेंटिलेशन, सफाई नहीं थी, तो उनको इतना ज्यादा इन टर्म्स ऑफ रेनोवेशन, व्हाई डिड ही हैव टू कमिट सो मच रिसोर्सेस एंड मेक इट सो लैविश? तो वो उनको उनकी इमेज पर एक बहुत बड़ा झटका है और उसका भी उनको बहुत बड़ा नुकसान भरना पड़ा। अगर वो ऐसा होता कि वो उन्होंने घर बनाया, गाड़ी लिया, सब कुछ चेंज हो गया, तो फिर भी अगर वो डिलीवर कर पाते अपने प्रॉमिसेस पर, तभी भी लोग माफ कर देते और एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन एक तरफ वो हुआ और दूसरी तरफ वो उनकी जिम्मेदारी थी, उनकी और उनकी पार्टी की जिम्मेदारी थी कि वो दिल्ली के लोगों को जो वादा उन्होंने किया उसको भरे, उसको पूरा करे। लेकिन वो उसको पूरा नहीं कर पाए और इस फेज में एक बहुत बड़ी रोल बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट ने प्ले करा कि उन्होंने जो जीएनसीटीडी एक्ट को बदल दिया, अमेंडमेंट्स लाकर बदल दिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर को बहुत ज्यादा पावर्स दिए और चीफ मिनिस्टर एक्चुअली बिकेम अ फिगरेटिव हेड। So it was actually a government on paper. In a way, by bringing or amending the GNCTD Act, the central government actually had dismissed the Arvind Kejriwal government. एंड बिकॉज आम आदमी पार्टी म्युनिसिपैलिटी भी जीत कर आए, एमसीडी जीत कर आए, तो अरविंद केजरीवाल के पास कोई कारण नहीं बच्चा के लोगों को बोले जाकर कि हम इतने छोटी छोटी काम, उनको ताजमहल बनाने के लिए कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन सफाई का काम जैसा कूड़ा साफ करना, साफ पानी घर में देना, सड़कें बनाना, वो नहीं वो कर पाए, तो उनको उसका बहुत बड़ा नुकसान पड़ा, उनको भरना पड़ा। और दूसरी बात यह है कि वो उन्होंने अपने जो पॉलिटिकल कैलकुलेशंस में बहुत बड़ी गलती करी, वो है कि जो पहली बार सत्येंद्र जैन अरेस्ट हुए, उनके बहुत बड़े मिनिस्टर थे, अरविंद केजरीवाल के करीबी थे, उनके अरेस्ट होने के बाद कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ दिल्ली में। शकूर बस्ती में जो उनकी लेजिस्लेटिव कंस्टिट्यूएंसी थी और अभी भी तो चुनाव हार गए, अभी तक वही थी, तो कोई प्रोटेस्ट हमें देखने के लिए नहीं मिला। सिमिलरली डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो फॉर्मर थे मनीष सिसोदिया, वो भी जब अरेस्ट हुए, उतनी साफ छवि थी उनकी, स्कूलों में बहुत काम उन्होंने किया था और वो दिख भी रहा था, वो उनकी जब अरेस्ट हुई तो
ऐसा कोई मैसिव प्रोटेस्ट नहीं हुआ। वो जेल में ऑलमोस्ट 2 साल रहे। कोई कहीं पर, इट वाज नॉट इवन अ फ्लिकर इन द ग्राफ ऑफ आम आदमी पार्टीज, मैंने इन टर्म्स ऑफ इट्स रिस्पॉन्स विद पीपल। फिर संजय सिंह अरेस्ट हुए, और फाइनली जब अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए तो देयर वाज अ सेंस ऑफ एग्जॉशन अमंग्स पीपल। अरविंद केजरीवाल को वो रियलाइजेशन नहीं हुई कि ही वाज नॉट गेटिंग द सिंपैथी ऑफ द पीपल, यस। बिकॉज बीजेपी ने इतने, हाँ, सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने बहुत सारे केसेस फाइल की करी थी, और ये सही है कि पॉलिटिकल वेंडेटा एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इसके पीछे बीजेपी का एक बहुत बड़ा हाथ है। ये भी सही है, कांग्रेस पार्टी का भी हाथ है, ये भी सही है। और आम आदमी पार्टी अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाई और लोगों का सिंपैथी वो जीत नहीं पाई। और इसमें अरविंद केजरीवाल का, मैं मानती हूँ, एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन है। उनको समझ जाना चाहिए था कि लोग इस इशू पे हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो इस इशू लेकर के लोकसभा उन्होंने लड़ा। लोकसभा के चुनाव के टाइम में जब वो जेल के अंदर थे और उनको सुप्रीम कोर्ट के से थोड़ी सी रिलीफ मिली थी कि आप बाहर जाकर कैंपेन करिए, तो वो उन्होंने कैंपेन करा था और उन्होंने कहा था जेल का जवाब वोट से। और उन्होंने ये भी कहा था कि अब अगर आप झाड़ू का बटन नहीं दबाएंगे तो मुझे जेल फिर से जाना पड़ेगा। जी। लेकिन लोकसभा के चुनाव में जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन था, मैंने इतना ज्यादा भी फर्क नहीं पड़ा, उनकी वोट शायद नहीं बढ़ी और सारी असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज में हार गए। हालांकि जस्ट 8 या 9 में आम आदमी पार्टी जीत कर आई। गठबंधन होने के साथ वोट शेयर जुड़ने के बाद भी वो जीत नहीं पाए, कोई इंप्रूवमेंट नहीं थे। वो एक बहुत बड़ा संकेत था। दूसरी चीज ये हुई कि जब वो फाइनली निकल कर आए ऑन बेल, तभी भी वो इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने रिजाइन किया और उस सेम इशू के ऊपर उन्होंने चुनाव लड़ा। ही मेड इट इनटू अ रेफरेंडम ऑन हिज ऑनेस्टी, so that was not acceptable to the people of Delhi. So रूपा, बहुत so that all these things have had an impact. रूपा, जैसा आपने बताया अपने सवाल, अपने जवाब के शुरू में, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मैं उस पर एक बार और आपसे थोड़ा सा आपकी तरफ से जवाब चाहता हूँ। आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल को अगर लगेगा कि एक तरह की राजनीति में मुझे नुकसान हो रहा है, तुरंत बी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, शायद आपने ये कहा, और उसमें वो ज्यादा सोचेंगे नहीं। तो आपको लगता है कि इसी की वजह से विपक्ष के कुछ नेता ये कहते हैं कि वो अरविंद केजरीवाल की कोई विचारधारा नहीं है, वो मतलब बीच में खड़े हैं, वो कहीं भी शिफ्ट हो सकते हैं। आपने ये भी कहा इनफैक्ट कि अगर अरविंद केजरीवाल को कल को ये लगे कि राइट विंग के खिलाफ होने के, या मैं कहूं तो अगर बीजेपी के इतना ज्यादा खिलाफ होने के उनको नुकसान हो रहे हैं और उनके नेताओं को जेल जाने पड़ रहे हैं, या फिर उनकी पार्टी को ये लगे या अरविंद केजरीवाल को लगे कि अगर वो बीजेपी से दोस्ती बना लेंगे तो उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो कमजोर हो जाएंगे, वो तो क्या वो ऐसा भी कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि वो इतना दूर जाएंगे। हालांकि बीजेपी उनकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल ओपोनेंट है और बीजेपी लोग और अदर पॉलिटिकल एनालिस्ट ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बहुत ज्यादा वोकल अग्रेसिव पॉलिटिकल ओपोनेंट है। और अगर बीजेपी की रणनीति को कोई मैच कर सकता है साम दाम दंड भेद लेकर के, तो वो अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं। तो जब वो, हालांकि वो हार गए, लेकिन उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको भी उनकी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स और ऑब्जर्वर्स को भी पहचानना चाहिए। तो ही इज डाउन बट ही इज नॉट आउट एंड ही इज हियर टू स्टे, हमें ये मानना चाहिए। व्हाट आई वाज रेफरिंग टू इज दैट अगर उनको लगे कि मेरा ये पॉलिटिकल पोजीशन आप मेरी पार्टी को आगे लेकर नहीं जाएगा, तो वो उसमें अगर वो उनको उसको शिफ्ट करके उनको फायदा मिलेगा, वोटर्स का फायदा मिलेगा, जनता की समर्थन मिलेगी, तो वो करेंगे और उन्होंने करा है। इसका नुकसान उनको भरना पड़ा है बिकॉज अगर हम एज ए जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स देखते हैं अरविंद केजरीवाल को, तो हमें नहीं पता एग्जैक्टली वो कि कहां पर खड़े हैं, कौन सी इश्यू पर उनकी क्या स्टैंड है। वो इतना मैंने फ्लक्चुएट करता है। लाइक फॉर इंस्टेंस जब आर्टिकल 370 आया इन पार्लियामेंट, आम आदमी पार्टी सपोर्टेड इट। व्हाट वाज द रीजन फॉर आम आदमी पार्टी टू सपोर्ट इट? वो तो सारी ऑपोजिशन पार्टीज एक तरफ थी और वो एक तरफ थे। तो दैट इज समथिंग दैट अरविंद केजरीवाल एज अ पॉलिटिशियन रियली हैज टू थिंक अबाउट, बिकॉज जो फ्रीबीज का पॉलिटिक्स है उसका भी एक लिमिटेशन है। बिकॉज एक जो आम आदमी है, इंसान है, अगर लीडर की तरफ देखता है, वो खाली पैसा के लिए नहीं देखता है,
रोटी के लिए नहीं देखता है, वो उस लीडर के साथ एक विचारधारा और लाइक अ लाइफ बियॉन्ड द सेल्फ करके भी जुड़ना चाहता है, इसीलिए वो उनको सपोर्ट करता है। अगर वो लीडर एट द टॉप इज लाइक वेवरिंग और ऑन एवरी इंपॉर्टेंट इशू, so that leader also in that party has to suffer a loss, and they will suffer losses, and Arvind Kejriwal has suffered losses because of that. People don't know where he stands. जी, आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल कमजोर हुए हैं लेकिन आउट नहीं हुए हैं। मेरा सवाल अगला यही था कि चुनाव का रिजल्ट जैसे ही आया, वैसे अरविंद केजरीवाल के जो पुराने साथी थे, आम आदमी पार्टी के जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, उसमें से प्रशांत भूषण का सबसे पहला बयान यही आया कि अरविंद केजरीवाल का खेल खत्म हो गया है। जो उनके साथी थे, मंचों पे उनके लिए कविताएं गाते थे आंदोलन के समय, कुमार विश्वास, उन्होंने तो और आगे बढ़ के कहा कि पाप का घड़ा फूट गया है, चीजें खत्म हुई है। मेरा सवाल यही है कि यहां से इस हार के बाद दिल्ली में जो हार मिली है, और बड़ी हार मिली है, अब देखिए वोट प्रतिशत कैसे घटा है, बिल्कुल 10% के आसपास। और बुरा नहीं हो सकता था दिल्ली का हार उनके लिए, और बुरा नहीं हो सकता था, जानते हुए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल सब जानते थे कि दिल्ली को जीतना उनके अस्तित्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दिल्ली। वो जानते हुए भी इतनी बुरी तरह वो हारे, एंड वो दिख रही थी। तो एज ए जर्नलिस्ट हमें हमेशा ये लगा कि उनको हमें जो चीज दिख रही है कि सपोर्ट जा रही है, लोग उनके साथ नहीं जुड़ रहे, उनके साथ सिंपैथी नहीं, उनको वो क्यों नजर नहीं आया। और आई अग्री कि जैसे प्रशांत भूषण है, प्रशांत भूषण को आप देखिए, आप उनके विचारधारा से राजी हो या ना हो, लेकिन वो जहां पे खड़े थे वहीं पे खड़े हैं, वहीं पे खड़े हैं, बिल्कुल। सिमिलरली या सिमिलरली, और उसके लिए उनकी इज्जत है। उनको वोट ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन लोग इज्जत करते हैं उनकी। सिमिलरली आप योगेंद्र यादव जी को देखिए, उनके वेरी क्लियर विचारधारा एक है, विचारधारा से वो जुड़े हैं। ये अलग बात है कि वो पार्टी यहाँ पे गए, यहाँ वहां पे गए, लेकिन उनकी जो विचारधारा है, उनके जो स्टैंड है ऑन सेक्युलरिज्म, ऑन माइनॉरिटीज, ऑन अदर बिग इश्यूज, बहुत क्लियर है। सिमिलरली जैसे कुमार विश्वास है, वो तो मनीष जी के बहुत करीबी दोस्त थे, आम आदमी पार्टी से बहुत अच्छे, बहुत करीब से जुड़े थे, और वो तो ही इज ऑन अ डिफरेंट लेवल नाउ। एंड मैं बिल्कुल ये समझ सकती हूँ कंप्लीटली कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, बिकॉज देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ एंगर, देयर इज अ लॉट सेंस ऑफ बिट्रियल जो उनकी पुरानी साथियों में थी, देयर इज अ सेंस ऑफ हर्ट एंड बीइंग लेट डाउन, कि हम सब एक साथ आए, इस पार्टी को हमने बनाया, इस इमारत को जो हमने खड़ा किया उसमें मेरी भी एक ईंट है, that this huge structure that you have created, my contribution is also at least of one brick. प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव, they are very strong people. अरविंद केजरीवाल को जब उतनी करेज मिली टू टेक ऑन बिग पॉलिटिशियंस, एंड यूपीए सरकार के सारे बड़े बड़े मंत्रियों के नाम उन्होंने लिया, सारी को बहुत बड़े, एंड ही वाज आल्सो थ्रेटन्ड ड्यूरिंग दैट टाइम आल्सो, हालांकि अन्ना हजारे थे, लेकिन प्रशांत भूषण की जो लीगल स्ट्रेंथ थी वो भी अरविंद केजरीवाल को स्ट्रांग बनाई। तो if they are feeling let down, if they are feeling betrayed, if they are feeling angry, it is absolutely understood, it is very valid and legitimate. तो जिस इमारत मैंने आम आदमी पार्टी की जो बड़ी इमारत बनी, इन सारे लोगों का एक एक ब्रिक्स इनका भी है, लेकिन they never got the kind of place in the power structure within the Aam Aadmi Party. Even then I will say that Arvind Kejriwal is only down, he is not out. वो इस देश के एक इम्पोर्टेंट लीडर बन के रहेंगे, और हालांकि वो हार गए हैं, दिल्ली में आज भी उनको 44% वोट मिला है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आप देखिए हमारे देश में आज के दिन में शायद एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जिसके सारे शीर्ष नेतृत्व जेल में थे, और ऐसा नहीं कि छोटी समय पर तक जेल में थे, बड़ी बड़ी लंबी समय उन्होंने जेल में बिताया। सारे वर्कर्स, सारे एक्टिविस्ट को नोटिस मिले, सब कुछ हुआ, फिर भी वो इलेक्शन आकर लड़े और 44% वोट लेकर गए। अरविंद केजरीवाल फॉर इंस्टेंस, ही वाज इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, so they have also suffered. I mean, it is part of it is political vendetta, part of it is also because of their own actions. उन्होंने एक मौका दिया बीजेपी को कि आप हमें इस इशू पर क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर वो मौका नहीं देते तो शायद उनके लिए मुश्किल होती, बिकॉज दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट द सेंट्रल एजेंसीज हैव गॉन आफ्टर देम। जब उनकी पहली बार सरकार बनी थी 2015 में, तभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज हैड गॉन आफ्टर देम इन अ बिग वे। सारे एमएलए
के ऊपर एक तो एमएलए उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में से उठाकर ले गए थे। मेरा मेरा तो मेरा जी, मेरा एक सवाल है, एक काउंटर हाँ, सवाल आपसे ये है, माफ करिएगा मैंने आपको बीच में रोका। अच्छा, मुझे जरूर पता जरूर है आप जरूर। किस स्थिति में बैठी हैं, लेकिन हम रिपोर्टर्स की जिंदगी का यही हाँ, कहते हैं कि आप अस्पताल में बैठ करके हमसे बात कर रही हैं, और मुझे बुरा लग रहा है। हाँ, मैं आपको जल्दी फ्री करना चाहता हूँ, लेकिन लालच है बात करने का भी, हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। जी। एक मेरा सवाल ये कि यहाँ से आगे, ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि अरविंद केजरीवाल फिनिश नहीं हुए। एक चुनाव हारने से कोई भी नेता फिनिश नहीं होता, कोई भी राजनेता, कोई भी हम्म, पॉलिटिकल पार्टी फिनिश नहीं होती है। ये कंक्लूजन जल्दी का है, मैं इससे सहमत हूं। मैं हम्म, यहां से आगे अरविंद केजरीवाल की राजनीति आप कैसे देखती हैं? अभी तक तो वो घर से नहीं निकले हैं, मतलब हार के बाद उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। आप देखिए कि चुनाव से पहले वो डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, डेली हम्म, घोषणाएं करते थे, हर सुबह एक घोषणा करते थे। हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, ना ही वो मीडिया के सामने आए हैं, उनके नेता उनके घर में जाके मिल रहे हैं। तो चल क्या रहा है रूपा जी, और आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स किधर जाती हुई आप देख रहे हैं? कैसे कमबैक करेंगे अरविंद केजरीवाल? हम्म। मेरी नजर में अगर अरविंद केजरीवाल को ये लगे कि हम दिल्ली छोड़कर कहीं और चले जाएंगे और वहां अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाना चाहेंगे, वो एक बहुत बड़ी गलती होगी। आप पंजाब की दिल्ली तरफ इशारा कर में रहे हैं। पंजाब है, गुजरात की भी बहुत बातें चल रही है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जन्म हुई और दिल्ली उसकी जन्मभूमि है। और अरविंद केजरीवाल हमेशा क्या बोलते हैं कि मैं दिल्ली का बेटा, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं। तो अगर आप इलेक्शन हार जाते हैं, क्या आपका बेटा और भाई छोड़कर आपको चला जाता है कहीं और? हाउ इज ही गोइंग टू जस्टिफाई दैट? एंड सेकेंडली, अगर पंजाब में आप देखिए, पंजाब इज द ओनली स्टेट जहां पे एक सिख एक चीफ मिनिस्टर हो सकता है। एंड मैं फिर बार 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 ये बोल रही हूँ कि पॉलिटिक्स इज ऑल्सो अबाउट आइडेंटिटी, पॉलिटिक्स इज ऑल्सो अबाउट अ सेंस ऑफ एम्पावरमेंट। तो अगर पंजाब में जा करके बहुत बड़ी कोई कोई उथल पुथल हुआ, एंड अगर जैसे सम पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड ऑब्जर्वर्स आर सेइंग कि वो जाएंगे पंजाब में चीफ मिनिस्टर बनेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे। और अगर उन्होंने किया, वो बहुत बड़ी गलती होगी। आप इनको समझना चाहिए कि हम जो एक्शंस लेते हैं उसका इम्पैक्ट इमीडिएट अगर ना भी हो, कॉन्सिक्वेंस इमीडिएट अगर ना भी हो, सूनर और लेटर जाकर के बहुत बड़ी कॉन्सिक्वेंस हमें भरना पड़ता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो ना दिल्ली के रहेंगे और ना पंजाब के रहेंगे। तो ना गुजरात अरविंद में रहेंगे। केजरीवाल को मेरे ना गुजरात के रहेंगे, तो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में ही रहना है, लोगों के लिए काम करना है। ही हैज टू गो बैक टू बेसिक्स एंड ही हैज टू प्ले द रोल ऑफ अ वेरी स्ट्रांग ऑपोजिशन। डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट विल्डिंग पावर, इट इज ऑल्सो अबाउट प्लेइंग द रोल ऑफ एन इफेक्टिव ऑपोजिशन। अगर वो कर पाए, और अगर वो बहुत अच्छी तरह करना जानते हैं, तो भी दिल्ली की जनता के लिए बहुत अच्छी होगी। He will, दिल्ली if he holds the BJP government accountable. दिल्ली में अब जो स्थिति है, नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होगा। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं, मनीष सिसोदिया चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में बचती है आतिशी, जो अभी हम्म। मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाली हुई है, वो है। आपको क्या लगता है, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी या नेता प्रतिपक्ष के पद पर अरविंद केजरीवाल किसको बिठाएंगे? आतिशी बैठेंगी? एक एक सामान्य ये बात कह सकता है, लेकिन आप बताइए अंदर की बात, क्या चर्चा चल रही है? नहीं नहीं, अब आतिशी का तो एकदम फ्रंट रनर, शी इज ऑलरेडी अ फ्रंट रनर, लेकिन गोपाल राय भी हैं। सभी गोपाल राय को भूल जा रहे हैं इस चुनाव के दौरान। गोपाल राय भी फाउंडिंग मेंबर हैं आम आदमी पार्टी के। गोपाल राय भी 10 साल मंत्री बनकर रह चुके हैं, और बाबरपुर कंस्टिट्यूएंसी में इस दौर में उनकी बहुत बड़ी जीत हुई है। तो गोपाल राय भी एक बहुत अच्छा लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन सकते हैं। एंड दिस अनदर एमएलए आल्सो कॉल्ड संजीव झा। संजीव झा भी बन सकते हैं, बिकॉज वो बार बार, ये तीसरी बार उन्होंने चुनाव जीता और अच्छी मार्जिन से चुनाव जीता, और पूर्वांचली कंस्टिट्यूएंसी को वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा नहीं कि आतिशी इज द ओनली फेस। और आतिशी को अगर अरविंद केजरीवाल चाहेंगे कि फेस बनाए, कि औरत है, पढ़ी लिखी है, एंड बहुत क्रिटिकल टाइम में आतिशी ने बहुत संभाला पार्टी को और गवर्नमेंट को, संभाला, चलाया, तो वो भी बन सकते हैं। वो तो फ्रंट रनर है, लेकिन पार्टी में लीडर्स की कमी नहीं है, अभी भी लीडर्स की कमी नहीं है। तो ओके। दैट इज अ थिंग। बट लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो भी बने, अरविंद केजरीवाल को नजर रखनी पड़ेगी कि दिल्ली में हो क्या रहा है। इवन इन द ऑपोजिशन, व्हाट इज हिज पार्टी डूइंग इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, वो भी उनको नजर रखना पड़ेगा। एंड ये कारण, एक्चुअली ये जो हार
हुई है उनकी, ये उसकी एक और बहुत बड़ी वजह है कि मैं नहीं मानती कि वो एक दिन में हो गया, वो 5 साल में हुआ है। और बताइए। 5 साल में जैसे 2020 टू 25 दिल्ली, पीपल ऑफ दिल्ली हैव सफर्ड फर्स्ट बिकॉज ऑफ द रायट्स। जब सरकार बनी फिर रायट्स हुआ दिल्ली में, बहुत सालों के बाद दिल्ली में रायट्स हुआ, फिर उसके बाद कोविड हुआ, और फिर उसके बाद आप देखिए समर में पानी नहीं मिलता, मानसून में रोड्स आर फ्लडेड, एंड विंटर्स में pollution. So there was the level of anxiety also कि it is getting to be too much. और लेफ्टिनेंट गवर्नर की और अरविंद केजरीवाल जी की वो बनी नहीं कभी भी, तो उसका भी नुकसान सिटीजन को भोगना पड़ा, उसका भी एक बहुत भारी इम्पैक्ट है। एक लास्ट सवाल मेरा आपसे, उसके बाद हम्म। लोग इस बातचीत को बंद करेंगे, हमारे दर्शक भी समझेंगे इस बातचीत को, हम लोग और बातचीत करना चाहते हैं आगे ऑफ कैमरा में और बातचीत करेंगे। लास्ट सवाल मेरा ये है, आपने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के लिए गोपाल राय भी हैं, संजीव झा भी हैं, बिल्कुल है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आजसी जो कि मुख्यमंत्री बनाई गई, जिसके बारे में चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के मन से कहा कि चुनाव जीतेंगे तो बनूंगा मैं मुख्यमंत्री, हाँ। कि एक मात्र एक मुख्यमंत्री आज से ऐसी रही देश भर में, मैं जहां तक याद कर पा रहा हूं कि हर बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मुख्यमंत्री के पूर्व मुख्यमंत्री के बगल में खड़ी होती थी, पूर्व मुख्यमंत्री एड्रेस करते थे, अरविंद केजरीवाल एड्रेस करते थे, वो बगल में खड़ी मुस्कुराती रहती थी। अब इस स्थिति में जब अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं, तो अगर नेता प्रतिपक्ष का पद आतिशी को नहीं मिलता और किसी और को मिलता है, तो ये आतिशी के लिए राजनीतिक तौर पे थोड़ा सा मतलब मुश्किल नहीं हो जाएगा? नंबर एक। दूसरा मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि स्वाति मालीवाल का केस हम लोग देख चुके हैं, और इस चुनाव में आप मानेंगे, मुझे लगता है मुझसे एग्री करेंगे कि स्वाति मालीवाल जो एक समय में अरविंद केजरीवाल के एकदम दाहिने खड़ी रहती थी, मजबूत साथी थी, आंदोलन से लेकर के सब में, उन्होंने इस चुनाव में बड़ा क्रिटिकल रोल अपना मतलब अदा किया है। मुझे लगता है बीजेपी के तमाम नेताओं की तुलना में ज्यादा फोकस तरीके से स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल को घेरा, सफाई के मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, तमाम मुद्दे पे। तो आपको नहीं लगता कि अगर आतिशी को अभी पद नहीं मिलता है तो आगे चल के ये एक नई स्वाति मालीवाल हो सकती है पार्टी के लिए? लास्ट सवाल, आखिरी सवाल। मेरा आप देखिए कि आतिशी की भी जो बैकग्राउंड है वो जहां से निकल कर आई है वो भी एक्टिविज्म का बैकग्राउंड ही है। वो प्रशांत भूषण के साथ पहले काम करती थी आतिशी और उनके हस्बैंड, फिर वो पॉलिटिक्स उन्होंने ज्वाइन किया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आतिशी विल गो सो फार एज स्वाति मालीवाल हैज गॉन। स्वाति मालीवाल बिकॉज शी आल्सो वो एक्टिविस्ट थी, जैसे आपने कहा अरविंद केजरीवाल के साथ साथ खड़ी होकर वो उन्होंने बहुत काम किया था, डीसीडब्ल्यू में भी उन्होंने अच्छा काम किया था। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि उन्होंने बहुत फोकस तरीके से अरविंद केजरीवाल को घेरा, एंड एवरी डे इट वाज देयर ऑन द स्क्रीन्स, सो इट हैड एन इम्पैक्ट। बट मुझे नहीं लगता कि आतिशी इतनी दूर जाएगी, बिकॉज आतिशी का अभी भी स्टेक्स है विद इन द आम आदमी पार्टी। स्वाति मालीवाल इज अ राज्यसभा मेंबर ऑफ द आम आदमी पार्टी, बट इन अ वे शी इज नॉट विद इन द पार्टी सो मच। बट आतिशी का फ्यूचर है आम आदमी पार्टी में। आतिशी अरविंद केजरीवाल की करीबी मानी जाती है। आतिशी हैज द कॉन्फिडेंस ऑफ अरविंद केजरीवाल। शी इज अ वुमन, शी इज यंग, सो शी इज आर्टिकुलेट। तो ये बहुत स्ट्रेंथ्स लेकर वो आती है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल ने किसी और को भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया तो मैं भी उसको गलत नहीं मानूंगी, बिकॉज यू नीड फ्रेश फेसेस। बहुत सारे फेसेस हैं, चेहरे हैं पार्टी में जो बहुत काबिल हैं, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी मिलता ही नहीं। और बहुत ऐसे फेसेस हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज बार 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 मिलता है, और वो मिलने के बाद भी दे लेट डाउन द पार्टी एंड दे लेट डाउन द चीफ। सो अरविंद केजरीवाल को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, बहुत डीपली सोचना पड़ेगा इस बार की, वो जिन लोगों को उन्होंने राज्यसभा सीट दी, चाहे वो दिल्ली के हो या पंजाब के हो, क्या वो डिजर्व करते थे? और क्या उनको नेक्स्ट टाइम जब ऐसा अपॉर्चुनिटी आएगी तो वो who is the person who is going to reward with the Rajya Sabha seat, who is going to take the cause of the party forward? वो एक बहुत बड़ी चीज है। एक लास्ट सवाल मेरा आपसे यह बस खत्म करेंगे कि रिजल्ट के बाद आपकी अरविंद केजरीवाल से बात हुई टेक्स्ट में या किसी तरीके से वॉइस नोट भेज के? क्योंकि मुझे बताने वाले ने बताया कि आप दिल्ली के पत्रकारों में अकेली पत्रकार हैं जो आज भी अरविंद केजरीवाल को अरविंद कह के संबोधित करती है। उनके पार्टी के लोग अब अरविंद जी कहते हैं। तो इस सवाल का जवाब दे दीजिए, हम लोग बातचीत को खत्म करेंगे। नहीं, मैं इस सवाल को ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा नहीं मैंने जवाब दे सकती हूँ। बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं अभी भी जो अरविंद केजरीवाल को अरविंद करके संबोधित करते हैं, और ऐसा नहीं, मैं ये नहीं मानती कि वो बहुत ज्यादा बदल गए हैं। उन्होंने जो घर भी बनाया, मुझे ये लगता है कि इसीलिए बनाया
because he wanted to project himself as a possible future prime minister of the country कि हम भी powerful हैं, and he wanted that तामझाम show of power and so sort of what कि हम भी किसी से कम नहीं किसी भी तौर से, whether it is in terms of images or it is in terms of his language. So ऐसा नहीं है, but yes, I mean, of course it's a very big shock for him, but as I said, कि he is going to come back, he is not going to go away, he is down but he is not out. बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर मैं लास्ट में ये बता दूं अपने दर्शकों को कि रूपाश्री जी से जब हमने कहा कि बातचीत करनी है तो पता था मुझे, लेकिन ये नहीं पता था अभी जब वो बात कर रही है हमसे तो वो अस्पताल में है, उनके परिवार के एक सदस्य अस्पताल में है और वहीं अस्पताल से ये बातचीत हो रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रूपाश्री जी, हमारे दर्शकों के लिए, ऑफ कैमरा के दर्शकों के लिए समय निकालने के लिए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में हम लोग और बातचीत करते रहेंगे।